प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 है। हमने कल पार्ट 1 देखा था कि गद्य कैसे पढ़े, उसमें कि गद्य का विकास कैसे हुआ, राइट। कि विलियम फुट कॉलेज में कौन कौन लोग नियुक्त किए गए गद्य लिखने के लिए। जो अंग्रेज आए थे उनको तो हमारी भाषा आती नहीं है, तो उनका हमारे साथ संवाद ठीक से हो पाए उसके लिए वो लोग भी हिंदी सीख रहे थे। तो उन्होंने अपनी अपनी बुक बनानी शुरू करी और वहाँ से हिंदी साहित्य में गद्य लिखने का प्रारंभ हुआ। तो वो एक बार आप रिवीजन करके देख लेना, ओके। तो अभी इसको आगे हम देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं की भूमिका क्या होती है गद्य में, ओके। तो इस प्रकार खड़ी बोली गद्य की धारा दिन प्रतिदिन पुष्ट होती गई। 50 वर्षों में हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। ठीक है, अभी गद्य हमने देखा कि हम अपने निजी जीवन में, रोजिंदा जीवन में हर रोज़ कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं गद्य का, लेकिन हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हमें पता नहीं है, लेकिन हम यूज़ करते हैं। हमारी बोलचाल की भाषा में भी गद्य की भाषा है, ये हमने कल देखा, ओके। तो यहाँ पर भी तत्कालीन पत्र पत्रिकाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने के लिए। कलकत्ता से उदंत मार्तंड नामक पत्र निकलना प्रारंभ हुआ। कौन सा? उदंत मार्तंड। कहाँ से? कलकत्ता से, ओके। बंगदूत, बनारस अखबार और सुधाकर निकला। इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी का लोक समस्त रूप लेकर सामने आए। कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। उन्होंने आगरा से सन 1961 में अभिज्ञान शाकुंतलम का बड़ा ही सरल और सरस हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया, ओके। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जिसमें संस्कृत तथा तद्भव शब्दों का अच्छा प्रयोग हुआ था। तद्भव शब्द हमें पता है, ओके। तत्सम और तद्भव, ऐसा हम पिछले कुछ वीडियो में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, ओके। तो तद्भव शब्द और संस्कृत शब्द का अच्छा प्रयोग हुआ था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने मिश्रित यानी कि अरबी और फारसी युक्त हिंदी को प्रश्रय दिया, जबकि लक्ष्मण सिंह ने हिंदी अपनाई। कौन से राजा ने कौन सी भाषा को अपनाया वो भी याद रखना, ओके। तो उन सभी के प्रयत्नों से खड़ी बोली में जीवन का संचार हुआ और भविष्य के लिए गद्य का रूप भी स्पष्ट हो गया। अब देखते हैं कि आधुनिक युग में हिंदी गद्य कैसे आया, ओके। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा कि उसके अलग अलग पार्ट 4 युग है, उसमें से आधुनिक युग के अंदर ये भारतेंदु युग आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारतेंदु युग में हुआ क्या था। तो आधुनिक युग का प्रारंभ ही भारतेंदु युग से माना जाता है कि भारतेंदु युग जब शुरू हुआ होगा तब से लेके आधुनिक युग शुरू हुआ है, ऐसा माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमरी, अंबिकादत्त व्यास, देवकी नंदन खत्री आदि थे। ये सारे कब के युग के हैं? आधुनिक युग के, भारतेंदु युग के ये सारे कवि हैं, ओके। तो अगर पूछे कि भारतेंदु युग के कवियों के नाम लिखो या फिर कुछ भी, तो ये सारे नाम आपको दिखने पड़ेंगे। तो इन्होंने नाटक है, निबंध है, कहानी, उपन्यास आदि गद्य साहित्य की रचना करी। भारतेंदु युग में गद्य का विकास तो हो गया, परंतु उस समय में भाषा रूपों में अनेकता विद्यमान थी, ठीक है। उस समय भी भाषा अलग अलग हुआ करती थी। तो गद्य का विकास तो हो गया, लेकिन भाषाएं अलग अलग थी।
फिर भारतेंदु के बाद कौन सा आया? द्विवेदी युग आया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान खड़ी बोली गद्य में प्रचलित भाषा परक विविधताओं की ओर गया। उन सब ने रचनाएं करी भारतेंदु युग में। फिर आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का ध्यान किस ओर गया? खड़ी बोली की गद्य में प्रचलित भाषा परक विविधता पे गया। तो हिंदी गद्य को देशज तथा सरल शब्दों में लिखी व्याकरणनिष्ठ हिंदी भाषा माना और उसी के प्रयोग पर बल दिया। तो महावीर ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देशज, हम इस शब्द से भी वाकिफ है, ओके, देशज तथा सरल शब्द में लिखी व्याकरणनिष्ठ हिंदी भाषा माना। उन्होंने क्या किया? एकदम सिंपल, जो लोगों को समझ में आ जाए वैसी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो आज हम जिस व्याकरण सम्मत हिंदी गद्य का प्रयोग करते हैं, जो जिस तरह हम अभी हिंदी को पढ़ते हैं व्याकरण सहित, उससे बनाने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। इसलिए इस काल को द्विवेदी काल माना गया। द्विवेदी जी ने प्रयास से हिंदी व्याकरण संबंधित पुस्तकों का भी लेखन शुरू किया और जिससे भाषा को शुद्ध तथा सरल ढंग से लिखने में सहायता मिलने लगी। तो उन्होंने क्या किया? जिसे हम अनदर वर्ड में बोले तो गाइड जिसे कहते हैं, उस तरह से अनेक उन्होंने पुस्तकें लिखी हिंदी व्याकरण संबंधित। जैसे हम गुजराती व्याकरण आती है, इंग्लिश ग्रामर आता है, उसी तरह हिंदी व्याकरण संबंधित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी महावीर द्विवेदी ने, तो और जिसे शुद्ध तथा सरल ढंग से सीखने में सहायता मिली। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू गुलाब राय तथा अध्यापक पूर्ण सिंह का नाम अग्रणी है। ये सारे कौन से हैं? द्विवेदी युग के हैं, ओके। तो अभी पिछले में हमने भारतेंदु युग के कवियों को देखा और ये किसके नाम है? द्विवेदी युग के कवियों के नाम, तो ये भी याद कर लेना, ओके। तो इन रचनाकारों ने भी कहानी, उपन्यास तथा निबंध के साथ साथ विदेशी तथा भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो इन सब ने भी क्या किया? जो अलग अलग भाषाओं की पुस्तिका होती है उसको हिंदी में अनुवाद किया ताकि लोग आसानी से उसे समझ पाए, जिससे हिंदी के पाठक अन्य भाषाओं के साहित्य से भी परिचित हो सके। हिंदी के पाठक यानी कि जो हिंदी जानते हैं, सिर्फ जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, वो उससे क्या बोलेंगे? हिंदी के पाठक। उन लोगों को किसी और देश की या किसी और भाषा के साहित्य की भी परख हो कि क्या होता है दूसरी बुकों में, तो इस तरह से दूसरे साहित्य की भी उनको जानकारी मिले, इस एम से उन्होंने हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया दूसरी भाषाओं की पुस्तकों का, ओके। द्विवेदी युग के बाद क्रमशः छायावाद आया, प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद तथा समकालीन साहित्य में हिंदी गद्य का विकास क्रमशः सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ साथ वैचारिक बदलावों के भी अनुसार भी होता रहा। हिंदी गद्य का जो विकास हुआ, ये सारे जो युग आए इसमें तो हुआ, और इसके साथ साथ उसमें सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ वैचारिक बदलाव के अनुसार भी गद्य का विकास हुआ। सब हमने 10वें चैप्टर में एक फीचर के बारे में पढ़ा था, 10वें स्टैंडर्ड में 6th चैप्टर में फीचर के बारे में पढ़ा था कि फीचर होता क्या है, राइट। तो फीचर क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कोई घटना के बारे में बड़ी सी हेडलाइन के रूप में लिखा हुआ होता है, ओके, लेकिन वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, ये सारी घटना डिटेल में नीचे कंटेंट में दी गई होती है, उसे ही हम फीचर बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे गद्य जो है वो सामाजिक भी हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों के आधार से गद्य भी अलग अलग होते हैं, ओके, समझ में आ गया। तो प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला,
जिन्हें कहते हैं सुभद्रा, कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, पद्म सिंह शर्मा, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अग्नेय, राजकुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि के साहित्य में गद्य के विकास का परिचय प्राप्त किया जा सकता है। ये सारे कवियाँ हैं, कवियाँ या कवियत्री, इन सब के आप साहित्य पढ़ो तो आपको इसमें गद्य रूप में कुछ ना कुछ, बहुत कुछ ज़रूर मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं क्या है। तो आज मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो गद्य के विकास से अछूता रह गया हो। साहित्यिक अभिव्यक्तियों के साथ साथ कला, विज्ञान, इतिहास, राजनीति, संस्कृति आदि विषयक रचनाएं भी आज गद्य के माध्यम से होने लगी हैं। जैसे कि मैंने कहा, अलग अलग क्षेत्र में उस हिसाब से उसे गद्य के रूप में ढाला जाता है। लाइक विज्ञान का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें जाहिर सी बात है कि जो गद्य लिखा होगा उसमें सिर्फ विज्ञान की बातें हुई होगी। सामाजिक या सांस्कृतिक है तो उस हिसाब से गद्य लिखा जाएगा। कोई मनोरंजक बात है तो उस हिसाब से गद्य लिखा जाएगा, राइट। तो इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में गद्य के माध्यम से उसमें रचनाएं होने लगी। तो पढ़ाई लिखाई तथा छपाई के विकास के साथ ही गद्य का भी निरंतर विकास होता चला गया। चाहे वह पक्ष विपक्ष की घटना पर आधारित समाचार समीक्षाएं हो या फिर व्यक्तिगत अनुभवों को डायरी में लिखने संबंधित क्रिया हो, सभी कुछ गद्य के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है। गद्य द्वारा इतने व्यापक स्तर पर जीवन के क्रिया व्यापारों को घेरते चले जाने के साथ ही साहित्य विभिन्न प्रकारों की विधाओं का भी जन्म हुआ। जैसे कि इस प्रकार गद्य को 4 बड़े भागों में विभाजित किया। अभी गद्य को भी 4 भाग में विभाजित किया। ओके, तो एक कोठा टाइप बना लेना ताकि उसमें आपको ज़्यादा आसानी हो याद रखने में। ओके, अभी भी हमने देखा कि चैप्टर बहुत बाकी, लेकिन अभी शुरुआत से ही कितने सारे कवियों के नाम आगे है ना, तो आपको लास्ट में सब कुछ मिक्स ना हो जाए, इसलिए अपनी नोट्स बनाना ना भूलना। ओके, तो यहाँ पे देखता है कि हिंदी गद्य को 4 कौन से भाग में विभाजित किया गया। कथा साहित्य, नाटक, निबंध और नवीन विधाएं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं कि कथा साहित्य क्या है। कथा साहित्य में हम उपन्यास, कहानी और लघु कथाओं का पठन करते हैं। ये भी याद रखना अभी कि कथा साहित्य के नीचे क्या आएगा, उपन्यास, कहानी और लघु कथा। ओके, तो यह अधिकतर द्रुत पठन के लिए प्रयुक्त होता है। यदि आपको पठन में गति बढ़ानी है तो गद्य पठन में अधिक से अधिक कहानी और उपन्यास पढ़ना अति आवश्यक है। अगर आपको हिंदी बोलने में अभी कुछ लोग हिंदी इतनी फटाफट पढ़ लेते हैं, तो अगर वैसी स्पीड आपको चाहिए तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, कहानी या उपन्यास पढ़ो, राइट। तो आपकी बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप कहानी और उपन्यास पढ़ना अपनी आदत बना सकते हो। इस पठन से मनोरंजन, कहानी या उपन्यास पढ़ो, राइट। तो आपकी बोलने की स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप कहानी और उपन्यास पढ़ना अपनी आदत बना सकते हो। इस पठन से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वृद्धि भी होती है। आपको बहुत सारी कहानियाँ पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है बोलने के लिए। तो उस हिसाब से देखिए तो दूसरा फ़ायदा क्या है, आपके ज्ञान बढ़ेगा, आपको ज़्यादा कहानियों के बारे में पता चलेगा, ज़्यादा उपन्यास के बारे में पता चलेगा, राइट। तो कहानी क्या है कि जीवन अथवा समाज की किसी घटना का सुंदर ढंग से चित्रण ही कहानी है। ओके, कहानी में कथा का होना आवश्यक है। इसमें विचार निबंध की तरह सीधे सीधे प्रकट न करके घटना अथवा पात्रों के माध्यम से प्रकट किए जाते हैं। हम बहुत सारे ऐसे पाठ आगे पढ़ेंगे या फिर 10th में बहुत ऐसे पढ़ चुके या अब तक कि कहानी किसे कहते हैं, उसमें संवाद होता है। संवाद मीन्स 2 लोगों के बीच की बातचीत होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की बातचीत होती है। कि वो क्या था, बहादुर वाला चैप्टर था 10th में, तो उसमें कहानी टाइप था कि किशोर ने ऐसा किया,
लेखक फिर ऐसा बोला, निर्मला ऐसा बोली, राइट। तो वो ऐसे, ये सब कौन है? पात्र है जिनके बीच संवाद हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया? कहानी हो गया। तो कहानी में कथा का होना आवश्यक है और घटना अथवा पात्रों के माध्यम से वो प्रकट की जा रही है। कहानी हमेशा किसी घट चुकी घटना का वर्णन प्रस्तुत करती है। जो घटना घट चुकी है उसे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये याद रखना। ओके, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्नेय जिसे कहते हैं, भगवती चरण वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, मोहन राकेश, मनु भंडारी, कमलेश्वर आदि हिंदी के कई प्रमुख कहानीकार है। ओके, कहानीकार है ये सारे के सारे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में मनु भंडारी की कहानी दो कलाकार पाठ संख्या 8 में पढ़ोगे। ओके, उपन्यास की बात करते हैं। ये कहानी और उपन्यास किस में आएगा? कहानी और उपन्यास किस में आएगा? कथा साहित्य में आएगा, कहानी उपन्यास। ओके, तो कहानी देख ली हमने, अभी तो क्या देखेंगे? उपन्यास देखेंगे। तो उपन्यास में भी जीवन अथवा समाज में घटित घटनाओं का वर्णन होता है। उपन्यास में भी क्या होता है? सेम कहानी जैसा ही, कि जो समाज में घटना घट चुकी है उसी का वर्णन होगा। किंतु उपन्यास में कहानी की अपेक्षा अधिक विस्तार से और कथा के वर्णन द्वारा की जाती है। डिफरेंस क्या है फिर दोनों में, कहानी और उपन्यास में? कि उपन्यास जो होता है उसमें विस्तार से कथा बोली जाती है। ओके, तो कहानी किसी एक घटना पर आधारित होती है जबकि उपन्यास में कई घटनाएं होती हैं। ये डिफरेंसेस है कहानी और उपन्यास के बीच। कहानी में क्या होता है कि वो उपन्यास से अलग है, और उपन्यास में क्या होता है जो कहानी से वो अलग कहलाए। तो उपन्यास में सिर्फ एक घटना नहीं होती, बहुत सारी घटनाएं होती है। ओके, इसमें कई उपकहानियां भी एक साथ चलती हैं। उपन्यास जीवन के लंबे समय की घटना को चित्रित करता है। लंबे समय की घटना को चित्रित करने का काम किसका है? उपन्यास का। कोई एक ऐसी घटना जो घट चुकी है तो वो कहानी है, लेकिन लंबी समय की घटना को चित्रित करना या फिर उसमें कई सारी उपकहानियां एक साथ होना उपन्यास कहलाएगा। जबकि कहानी में किसी छोटे क्षण की घटना का चित्रण होता है। कहानी में क्या होता है? किसी छोटे क्षण की घटना का चित्रण होता है। ओके, कोई शॉर्ट टाइम का उल्लेख किया जा रहा है तो वो कहानी, लंबे समय का उल्लेख किया जा रहा है तो वो उपन्यास। डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे आपको। तो इसमें है प्रेमचंद, इलाचंद्र जोशी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, राहुल सांस्कृत्यायन, वृंदलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, यशपाल अग्नेय, भैरव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह, भीष्म सहानी, कृष्णा सौबती, विवेकी राय कमलेश्वर आदि जो है वो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार है। और आप तीसरी पुस्तक में प्रारंभ में वह वृंदलाल वर्मा द्वारा लिखित विराटा की पद्मिनी नामक उपन्यास पढ़ेंगे। ओके, इनमें से जो कुछ कवियों का है उसमें हम आगे उनका लेख पढ़ेंगे। ओके, तो ये उपन्यास हो गया। अभी इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय।